हेलो, वेलकम। ISYS के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रविंद्र मिश्रा। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के शहर के विषय में कुछ समझने की कोशिश करेंगे और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर नियोजन हैं वह आज की तारीख में कितने प्रासंगिक हैं, या आज भी हम उनसे क्या कुछ सीख सकते हैं, या क्या कुछ कैरी होता रहा है। इन पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं और ध्यान रखेंगे कि हम लोग केवल शहर वाले हिस्से पर ही अपने आप को फोकस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के शहरों के विषय में या किसी भी सभ्यता के शहर के विषय में एक मोटे तौर पर अगर हम समझना चाहेंगे तो क्या समझेंगे भाई, क्या आवश्यक होने चाहिए किसी भी शहर के लिए। एक बेहतर शहर या उसकी योजना को हम बेहतर क्या कह सकते हैं। एक सामान्य तरीके से पहले यह समझ लें कि एक वह जो प्लान्ड वे में नियोजित तरीके से बसा हो, नियोजित तरीके से बसा हो कोई शहर, एक तो यह। और वह नियोजित तरीके से बसा हो तो इस नियोजन में क्या क्या चीजें उसके बाद उसकी जरूरत के तौर पर हमें दिखाई पड़ सकते हैं। तो उसकी जरूरत के तौर पर हमें एक तो जल, यहाँ दो चीजें हैं, एक जल निकास की भी और दूसरी जल आपूर्ति की भी। एक शहर में आप क्या चाहेंगे, आप किसी महानगर में रह रहे हैं, किसी शहर में रह रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे कि बरसात के दिनों में वाटर लॉगिंग की समस्या से आपको दो चार होना ना पड़े, और यह चाहेंगे कि पानी की आपूर्ति होती रहे। एक यह हो सकता है। पहले हम लोग यह देखना चाहेंगे कि क्या है और उसमें से क्या चीजें हड़प्पा सभ्यता के शहरों से हम समझ सकते हैं, उनसे उधार ले सकते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, सिविल सर्विसेज मेंस की परीक्षा में 8-10 साल पहले यह सवाल इस तरह से आ भी चुके हैं संभवतः कि हड़प्पा सभ्यता के शहर नियोजन वह आज की तारीख में कहां तक प्रासंगिक हैं या हम उनसे क्या सीख सकते हैं। एक तो नियोजन में यह जल वाला मामला, दूसरा यह हो सकता है कि यातायात। सामान्य तौर पर शहरों में बढ़ते भीड़ भाड़ के बीच में आप यातायात की समस्या से दो चार होते हैं, आपका सामना होता है, आप ट्रैफिक वगैरह में फंसते हैं और आप एक झटके में सोच रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता और ट्रैफिक की बात कैसे की जा रही है, और यह बात की जाएगी और बड़े ही तार्किक तरीके से की जाएगी। तो मान लीजिए आप क्या चाहेंगे कि शहर में यातायात वगैरह उसकी व्यवस्था के लिए बेहतर हो। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में सूचनाएं नहीं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना जानते थे, वहां की लिखावट हमें मिली है, लेकिन हम उस लिखे हुए को पढ़ना अभी तक नहीं जान पाए। यानी हड़प्पा की जो लिपि है वह लिपि आज तक अपठित है, उसे हम पढ़ नहीं पाए। तो उनकी बहुत सारी बातें, वह क्या सोचते थे, जीवन के विषय में उनका नजरिया क्या था, उनके धार्मिक विश्वास वस्तुतः क्या थे, यह तमाम तरह की बातें हमें नहीं पता। लेकिन यह पता है कि वो लिखना जानते थे, और यह दावा भी किया जाता है कि चन्हू में एक चीज मिली है जिसे इंक पॉट या स्याही का दावत कहा जा सकता है। और जो सभ्यता लिखना जानती थी तो इसका अर्थ है कि वहां साक्षर लोग थे, साक्षरता थी, शिक्षा थी, यह वहां भी थी। तो हम लौट कर आते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि एक जल के लिए बेहतर प्रबंध हो, यातायात के लिए बेहतर प्रबंध हो, और आज की तारीख में हम यह चाहेंगे कि भाई चूंकि आज हम आगे बढ़ चुके हैं, जिसे मैं लिखूंगा नहीं, तो रोशनी, बिजली आदि के प्रबंध हुआ तो जरूरतों के हिसाब से। एक और चीज जो हम लोग यह चाहेंगे एक अच्छे शहर के लिए, वो क्या चाहते हैं कि बेहतर सुरक्षा हो, सुरक्षा के अच्छे इंतजाम हो, उसकी अच्छी व्यवस्था हो, यह आप चाहेंगे। और शायद यह भी आप चाहेंगे कि जो आपकी निजता या एकांतता है, उस एकांतता को संरक्षित रखने की कोशिश हो,
सुरक्षित रखने की कोशिश हो। इसी के साथ साथ बाकी जो सामाजिक आचरण है वो हमारे सामाजिक आचरण है जिसके विषय में हम यह समझेंगे या एक उम्मीद होती है कि हम एक बेहतर सामाजिक के तौर पर, बेहतर नागरिक के तौर पर, बेहतर शहरी के तौर पर एक दूसरे से पेश आएंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हड़प्पा की सभ्यता में ये चीजें थी और क्या हड़प्पा की सभ्यता के शहर कुछ मामलों में आधुनिक शहरों को इस बात की प्रेरणा दे सकता है कि हमें हमारे शहर हड़प्पा की संकल्पना से प्रेरित होकर बनाने चाहिए। इसका दूसरा हिस्सा होगा कि क्या आज भी हमारे पास वह ट्रेंड है। तो दो चीजें हैं। हमने कहा कि एक, हम यह देखेंगे कि हम क्या उससे प्रेरणा ले सकते हैं, एक हिस्सा यह देखेंगे, और दूसरा यह क्या ले सकते हैं, और दूसरा हिस्सा हम लोग यह देखेंगे, ठीक है, क्या प्रेरणा ले सकते हैं, और दूसरा हिस्सा देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं उससे आज तक हमारे शहरों की या हमारे जीवन की तारतम्यता किस प्रकार बनी हुई है। अर्थात आज भी हड़प्पा के शहरी जीवन, उसके शहरीकरण और उसकी व्यवस्था का क्या कुछ हमारे जीवन में आज भी वह चला आ रहा है। यह इसलिए जरूरी है कि जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की सभ्यता है, दुनिया में और बहुत प्राचीन संस्कृतियां थी, चाहे वह मेसोपोटामिया की हो, चाहे वह यूनान की हो, मिस्र की संस्कृति हो, लगभग सभी संस्कृतियों के विषय में जो प्राचीन संस्कृतियां थी, जो सभ्यताएं थी, उनके विषय में और भारत की सभ्यता के विषय में एक बात जो कही जा सकती है, सबसे बड़ा अंतर, और शायद यह सिविल सर्विसेज की प्राथमिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में इस बात को कभी पूछा गया है, तो यह कि हमारी संस्कृति जितनी प्राचीन है वह प्राचीन संस्कृति आज भी हमारे अंदर जिंदा है। हड़प्पा सभ्यता की चीजों की खुदाई न हुई होती, हम वैदिक सभ्यता के विषय में न जानते कि वह सभ्यता थी, लेकिन हमारे जीवन में वह तत्व आज भी हैं, इसलिए हमें उनमें से बहुत सारी चीजें कुछ नई नहीं लगती, और यही भारतीय संस्कृति की, इसकी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। मैं और क्लियर कर दूं कि चाहे वह मिस्र की हो, मेसोपोटामिया की हो, इवन यूनान की हो, इन संस्कृतियों के इतिहास जब ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई के बाद सामने आए तो वहां उतने वर्षों के बाद रहने वाले लोगों के लिए भी वह उतना ही अजनबी था। अच्छा, ऐसा था, हमारे लिए अजनबी नहीं है कि वह जैसा था उसका बहुलांश आज भी हमारी जिंदगी में हमारे साथ चलता है। तो आइए, अब हम लोगों ने जिन बिंदुओं को शुरुआत में देखा है, केवल उसी के जरिए वहां हड़प्पा सभ्यता के शहरी नियोजन को और वर्तमान शहर से उसकी प्रेरणा, वर्तमान शहरों को क्या मिल सकती है, और ऑलरेडी कौन सी चीजें हैं जो तारतम्यता के तौर पर आज भी चली आ रही हैं। तो एक बात सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता के शहर की सबसे बड़ी खासियत है कि वह नियोजन के बाद निर्माण किया गया है। नियोजन के बाद निर्माण, हम जब बात करेंगे तो जो कुछ है और जो कुछ हम सीख सकते हैं, दोनों बातें एक साथ करते चलेंगे। नियोजन के बाद निर्माण किया गया है, और मोटे तौर पर हड़प्पा सभ्यता के शहरों में, मोटे तौर पर, अपवाद एक आध छोड़ दें तो मोटे तौर पर शहर जो हैं वह दो भागों में विभाजित हैं। एक पूर्वी भाग है और एक पश्चिमी भाग है। जो पूर्वी भाग है वह नीचे बसा हुआ है, वह अपेक्षाकृत बड़ा है, वह नीचे है, और जो पश्चिमी भाग है यह अपेक्षाकृत छोटा है और यह ऊंचाई पर बसा है। इसका अर्थ यह है कि हड़प्पा सभ्यता में वह जो ऊंचाई पर बसा हुआ हिस्सा है वह थोड़े समृद्ध लोगों, वहां की बनावट संरचना समृद्ध लोगों की प्रतीत होती है, और यह थोड़ी आम बस्ती प्रतीत होती है। तो इसका एक सीधा सा अर्थ है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में स्तरीकरण है। स्तरीकरण का क्या अर्थ हुआ कि यहां एक तरह का वर्ग भेद तो है,
यानी अमीर और गरीब के तौर पर दो वर्ग तो कम से कम हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं इन शहरों में। अब उससे ज्यादा हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम बेसिक बात यह करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि उन शहरों के साथ हमारा आज का ताल्लुक क्या और हम क्या सीख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि हमने कहा कि यह नियोजन के बाद निर्माण, तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जैसे यह हिस्सा है, तो अगर यह चबूतरे पर बनाया गया है तो पहले उस चबूतरे का निर्माण किया गया और उसके ही ऊपर सारा निर्माण किया गया है एक। तो यह नियोजन के बाद निर्माण, हम यह हड़प्पा सभ्यता से सीख सकते हैं कि नियोजित निर्माण, जब आप नियोजन के बाद निर्माण करते हैं तो आपके पास एक भविष्य लक्ष्य दृष्टि होती है। आप जब नियोजित निर्माण करते हैं तो आप यह समझते हैं कि अगले 100-200 वर्षों तक यह किस तरह से काम करेगा, हमारी क्या जरूरतें हैं, वह हमारा यह नियोजन कैसे पूरा करेगा। तो सबसे बड़ी बात कि हम यह सीखेंगे, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया में हर जगह आज उसे पूरा किया जा रहा है, नियोजन के बाद निर्माण। लेकिन भारत के बहुत सारे शहरों में अनियोजित अनियंत्रित जो निर्माण हो रहा है, लगातार शहरों में हम देखते हैं कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट करता है और शहर बेतरतीब होता चला जाता है, और उस बेतरतीब होने के चलते जो कुछ मूलभूत सुविधाएं भी हैं वह शहर के सभी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए निर्माण के पहले नियोजन, हड़प्पा की सभ्यता के शहरीकरण से सबसे पहली चीज हम यह सीखते हैं। इसी का दूसरा हिस्सा है कि हम यह सीखते हैं कि जल निकासी की प्रणाली, जल निकासी की प्रणाली अब थोड़े गौर से देखेंगे कि हमने कहा कि चूंकि यह पूरा शहर ही नियोजित है, हड़प्पा सभ्यता के शहर एक नियोजित तरीके से बनाए गए हैं, और मजेदार बात यह है कि वह अपने उन्नत चरण में 600-700 वर्षों तक लगभग एक ही तरह का रहा है। वह हम लोग प्रशासनिक मामला जब पढ़ेंगे, जब समाज पढ़ेंगे, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ के जो शहर हैं जो बसाए गए हैं वो मोटे तौर पर एक ग्रिड प्रणाली पर हैं। उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसे जैसे आपने कुछ बसे हुए शहरों के खास कॉलोनीज को देखा होगा जो नियोजन के साथ बनाए जाते हैं, तो कैसे, जैसे हमने यह शहर है, यह एक कॉलोनी है, इसके ये टुकड़े किए, अब इन टुकड़ों के बीच में हमें घर बनाना है। तो सबसे पहली बात कि हमने क्या किया कि यह जो है मुख्य सड़क हो गई, यह बीच में यह मुख्य सड़क है, इसे हम ऐसे समझें कि यह बीच में यह मुख्य सड़क, हमने इसे निर्मित किया। पहले इसे हम इस तरीके से देखते हैं कि यह चौकोर क्षेत्र है। अब इस चौकोर क्षेत्र में शहर का निर्माण होना है, ग्रिड प्रणाली की मैं बात कर रहा हूं। वह कैसे, तो एक तो हमने ये किया कि इसके बीच से हमने एक तो यह सोच लिया कि भाई ये मुख्य सड़क हम बनाने जा रहे हैं, तो ये मुख्य सड़क हो गए। अब इसको हमने इस तरीके से काटा कि ये वाला हिस्सा, अब यहां यह एक पतली गली है, यह एक पतली गली है, और भी दूसरा निर्माण, इधर भी पतली गली है, इधर भी पतली गली है, इधर पतली गली है, इधर पतली गली है, इधर पतली गली है, इधर पतली गली है। ठीक है, अब यहां घर बनाए, मान लीजिए कि कुछ घर इस गली की तरफ से सटाकर बनाए गए, ये जो कुछ घर हैं ये इस गली की तरफ सटाकर बनाए गए। ठीक है, कुछ घर जो हैं वो इस गली की तरफ सटाकर बनाए गए, वैसे ही यहां कुछ घर इस गली की तरफ, कुछ घर इस गली की तरफ सटाकर बनाए गए। अब इसी के साथ साथ हम लोग यह देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो ये घर हैं, इन घरों में आज भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं। तो हम गौर से देखेंगे कि सबसे पहले कि सभी घर हैं और सभी घरों में मोटे मोटे तौर पर संभवतः एक कुएं की व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है।
जिसे हम आज का बाथरूम कह सकते हैं, और उसके साथ एक नली जो है वह गली की दीवार से जुड़ी हुई है, और इन गलियों में नाले बने हुए हैं जो मुख्य सड़क के साथ जुड़ते हैं। अब जरा गौर से देखेंगे, हम नियोजन की बात कर रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया, नालियों के साथ गलियों का, यानी उन्होंने पहले जल निकासी के विषय में सोचा। आप अपने छोटे बड़े शहरों में चले जाएं, घर बन जाते हैं, वहां नगर निगम वगैरह से संपर्क करके सड़कें, छोटी गलियां वह सीमेंट की बनवा ली जाती हैं। फिर 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद पता चलता है कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं। सबके घरों के आगे से वो पानी निकल रहा है, घास उगी हुई है, वह गलियां जो हैं, वह जो छोटी छोटी गलियां, उसके बगल में नाली बह रही है, बदबूदार सड़ान मारती हुई नालियां। और बाद में अब यह होता है कि पहले घर बना ले, सड़क बना ले, बनवा लें किसी तरह से, और अब शुरू होता है नालियों के बनाने की प्रक्रिया। और यह आप सभी लोग अपने अनुभव से देखते होंगे कि कितनी सड़कें, बनी हुई सड़क होती है, फिर वह खोदी जाती है नालियों के लिए। फिर आप यहां तक देखते होंगे कि उन नालियों के निर्माण के क्रम में जो 10 साल पहले बने हुए घर हैं, वह अपने लेवल से कितने नीचे चले जाते हैं। यानी उनके घरों में बाहर सड़क और गली का पानी घुसने लगता है। या तो कुछ लोग आजकल विशिष्ट मशीनों से इसके लिए परेशान रहते हैं कि उन घरों को समूचा उठाकर ऊपर करें, ताकि उनका घर नाली के लेवल से ऊपर रहे, ताकि उनके घर का पानी नाली में जा सके। यदि यह नियोजन होकर हुआ होता, पहले जल की निकासी के प्रबंध किए जाते, उसके विषय में सोचा जाता, नालियां बनती और तब गलियां बनती, और उसके बाद घरों के लिए परमिट मिलता बनाने के लिए, तो यह परेशानी नहीं होती। आप बदबूदार नालों के सामने रहने के लिए 10 साल तक मजबूर नहीं होते। हड़प्पा सभ्यता में यह जो जल निकासी की प्रणाली है और नियोजन के साथ निर्माण का जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो एक ऐसी चीज है जो बहुत दूर तक हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज भी कंप्लीट फॉलो नहीं कर पाते। और हमारे लिए जरूरी है कि नियोजन के बाद निर्माण, उस कॉन्सेप्ट को अगर हमें ग्रहण करना है तो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी अमेरिका ब्रिटेन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ हजारों साल पहले की हमारी परंपरा में वह चीजें हमारे सामने हैं। एक तो यह। अब दूसरा, हमने कहा कि भाई ऐसी क्या बात थी। अब दूसरी बात यह थी कि इन लोगों के जो घर थे, इन घरों के सामान्य तौर पर हम एक रेखा चित्र के सहारे इसे समझने की कोशिश करते हैं। सामान्य तौर पर इनके जो घर हैं, ये घर आप उसका एक रेखा चित्र है। यह घर का दरवाजा है और यह दरवाजा गली की तरफ है। यह जो दरवाजा खुल रहा है यह गली में है, मुख्य सड़क पर दरवाजा नहीं खुल रहा, वह गली में खुलता है। हम एक बार फिर अपने हाथ से बनाए हुए इस पर चलते हैं। अभी हमने यहां जो बात की, ये यहां जो भी दरवाजे बनाए गए हैं इन घरों के, तो इन घरों के ये दरवाजे जो भी हैं वो गली की तरफ खुलते हैं, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते। ऐसी क्या बात? लोग चाहते हैं फ्रंट एंट्री, वह चाहते हैं कि बड़े वाले सड़क में जो 20-30 फीट चौड़ी सड़क हो, उसके सामने हमारा दरवाजा खुले। हड़प्पा सभ्यता के शहरी नियोजन की एक बड़ी विशेषता है कि इनके यहां जो प्रवेश द्वार है या एंट्री एग्जिट है, वह मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलकर ये इस वाली गली के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस छोटी वाली पतली वाली गली में ये इस वाली से जुड़े हुए हैं, तो इसमें ये इस वाली से, कोई मुख्य सड़क की तरफ नहीं, इस मुख्य सड़क और इस मुख्य सड़क की तरफ नहीं। जो हमने कहा यातायात की समस्या। अब ये इसका अर्थ ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है, यह मैं भी मानता हूं, मैं भी जानता हूं कि उनके पास कार, बस, ट्राम, स्कूटर, मोटर बाइक आदि नहीं थे,
लेकिन इन शहरों में हड़प्पा सभ्यता में कृषि और व्यापार वाणिज्य दोनों बढ़ा हुआ था। तो शहरी केंद्र विकसित होते हैं वो व्यापार वाणिज्य के केंद्र के तौर पर। हम लोग व्यापार वाणिज्य के मामले में यह बात हम लोगों ने किया है, वह वीडियो भी आपके सामने जाएगा या जब आगे बात होगी उस पर, कि कृषि में जो अधिशेष उत्पादन होता है, जो सरप्लस बचा, उससे हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उद्योग और व्यापार की उन्नति हुई। तो वह जो व्यापारिक केंद्र के तौर पर, औद्योगिक केंद्र के तौर पर शहरों का विकास होता है। तो अब शहर में जो लोग आते हैं, वह जो दूर दराज के क्षेत्रों के लोग हैं, वह भी अपनी चीजें लेकर आ रहे हैं। मसलन अनाज लेकर आ रहे हैं, उनके घरों में महिलाओं ने जो सूत काते हैं वह सूत लेकर आ रहे हैं, कुछ और ऐसे पोट्री के वर्क जो उनके घरों में किए गए हैं वह लेकर आए होंगे, और बहुत सारी चीजें जो शहरों से वो खरीद कर ले जाएंगे। तो शहरों की मुख्य सड़क पर हो सकता है कि लोगों की आवाजाही बहुत होती होगी। यह भी होता होगा कि मुख्य सड़क के आसपास इस तरह के दुकान वगैरह लगाए जाते होंगे। तो चूंकि शहरों में बाहर के 2-4-5 हजार लोग आते होंगे, और अब उन शहरों के इन मुख्य सड़कों पर अगर इन घरों के लोग भी आने लगेंगे, मान लीजिए कि इनको निकलना है और इनके घर में जाना है, तो यह यहां से निकलकर अगर इनके घर में जाएंगे तो सड़क पर आवाजाही बढ़ेगी, मुख्य सड़क पर। लेकिन यदि यह पीछे की गली से निकलकर इनके यहां जाएंगे तो मुख्य सड़क पर आवाजाही नहीं बढ़ेगी। इक्का गाड़ी ही सही, दुकानें ही सही, वह अपने उस जनसंख्या के हिसाब से उन्होंने मुख्य सड़क पर लोगों के भीड़ को कम करने के लिए, यानी वह यातायात भीड़ भाड़ से बचने के लिए, लोगों के घरों की के जो एंट्री एग्जिट हैं वह पीछे की गली की तरफ खुलते हैं, मुख्य सड़क की तरफ नहीं, जिससे सड़क पर अनावश्यक भीड़ भाड़ ना हो, आवश्यक भरी रहे। और यह चीजें यातायात के संदर्भ में, मुख्य सड़कों पर भीड़ भाड़ के संदर्भ में, आज तो हमने बहुत तकनीकी उन्नति कर ली। उनके पास तो तकनीकी उन्नति के नाम पर कोई मोटर कार और पेट्रोल और डीजल नहीं था, जेट एयरवेज नहीं थे, बावजूद उनके पास एक सिविक सेंस था, एक नागरिक बोध था, एक अच्छे शहरी होने के तरीके उन्हें पता थे, और इसलिए उन्होंने मुख्य सड़क पर भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपने घरों का नियोजन और निर्माण इस तरह से किया कि शहर में रहने वाले लोगों की आबादी अनावश्यक रूप से मुख्य सड़क पर आकर मुख्य सड़क को बाधित या भीड़ भाड़ वाला ना बना सके। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा कि आप ये अब जल पहुंचाने, चूंकि हर घर में लगभग एक जल निकासी, दूसरी जल आपूर्ति, तो हमने यह देखा जल आपूर्ति के संदर्भ में कि लगभग हर घर में हम कुएं देखते हैं। मोहनजोदड़ो में ही लगभग 700 कुएं मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग हर घर में कुआं होता होगा। तो वह जल आपूर्ति उसकी व्यवस्था थी। दूसरा कि सिंचाई वगैरह के लिए, उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, उसके भी प्रमाण मिले हैं कि जलाशय वगैरह का भी इन लोगों ने निर्माण किया था, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, पहले यह समझ लें। तो एक शहर के तौर पर, शहरी नागरिक बोध के तौर पर हड़प्पा सभ्यता के लोग वह उस मामले में बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद हम लोग लौट कर आते हैं कि यह जो शहर है, अब शहर में लोग आए हैं तो हो सकता है कि अपने साथ थोड़ा बहुत पानी वगैरह लेकर भी आते होंगे, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन सामान्य तौर पर जो बाहर के लोग आए हैं, तो बाहर के लोग आएंगे तो उन्हें प्यास लगेगी, पानी चाहिए। और हमारे समाज में तो एक यह बात भी कही जाती है, हमारी परंपरा हड़प्पा सभ्यता से चली आ रही है कि प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। तो प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, तो पहले अगर किसी को अनुभव होगा, अपने पिताजी वगैरह से अगर आप लोग कहानियां सुनेंगे, तो लोग जब इस तरह की चीजें अभी नहीं हुई थी तो पैदल जब चला करते थे, तो एक गांव से दूसरे गांव तक जब पहुंचते थे तो कहीं ऐसे ही कुएं प्याव वगैरह होते थे, लोग बिना पूछे उन कुओं से पानी भरकर अपनी प्यास बुझा लेते थे। गर्मियों के दिनों में तो बहुत सारे लोग पानी वगैरह लेकर बैठा करते थे, आज भी आप लोग देखेंगे। लेकिन वो जो कुएं होते थे गांवों में, बाहर में जहां 10 लोग होते थे, वो आराम से किसी की बाल्टी से वह पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाते थे। तो वैसे ही बाहर के लोग
जब आते होंगे तो यह कुएं तक जाते होंगे पानी के लिए। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जैसे हमने कहा कि एकांतता पर बल था, एकांतता पर बल था, यानी लोग बाहर से, हमारी एक आदत यह होती है कि हम लोगों की जिंदगी में दखल देने की कोशिश करते हैं, हम दूसरों की प्राइवेसी की कदर नहीं करते। इसलिए कभी कभी सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि भाई राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। आप में से बहुतों को पता होगा कि राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, और वह राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को गहराई देकर कहा गया है कि केवल जीना नहीं, हमारी जो प्राइवेसी है, हमारी जो निजता है, उस निजता का सम्मान भी हमारे जीवन का अधिकार है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इस एकांतता या पारिवारिक निजता का सम्मान करते थे। लेकिन साथ ही साथ जो लोग आ रहे हैं वह पानी के लिए आएंगे। अब दो बातें, तो यहां जरा सा दो बातें समझ लेते। इनके घरों का जो, शहर के घरों का जो निर्माण था वो ऐसा था कि बाहर से लोग जो हैं वह अगर पानी के लिए कुएं तक आएंगे तो भी वह घर के भीतर नहीं देख पाएंगे, लेकिन वह आकर पानी लेकर जा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह कि इनके घरों में सामान्य तौर पर वह 2 या अधिक तलों के होते थे। आज के जमाने का कॉन्सेप्ट है ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बहुमंजिली इमारतें। हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को तभी जीवंत कर दिया था। वह एक से ज्यादा, सामान्य तौर पर 2 मंजिलें या उससे ज्यादा मंजिलें भी बनाया करते थे। तो ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आज है, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास तब भी था। ठीक है, अब यहां कि यह एक से ज्यादा मंजिल होते थे और सामान्य तौर पर एकांतता के लिए निचला वाला जो तल होता था, ग्राउंड फ्लोर, उस पर सामान्य तौर पर खिड़कियां नहीं होती थीं। ऊपर वाले फ्लोर पर खिड़कियां हुआ करती थी, नीचे वाले फ्लोर पर नहीं होती थी। और मुख्य सड़क के साथ आवाजाही को नहीं करना, वह भी एकांतता पर बल देने का भी एक कारण था। और साथ ही साथ समाज में बाहर से आए हुए लोग वह पानी ले सकें, उसकी भी व्यवस्था है। तो वह गली की तरफ से घुसते थे तो ऐसी बनावट थी कि जो बाहर का व्यक्ति आया वह कुएं तक तो आ जाएगा, लेकिन वह आगे आंगन तक झांक नहीं पाएगा, वह व्यवधान था। इसे समझने के लिए हम लोग रूपरेखा के तौर पर जो सिंधु घाटी की सभ्यता के घरों की यह जो रूपरेखा है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। आप देखें कि यह एक रेखा चित्र है हड़प्पा सभ्यता के घरों का। एक सामान्य तौर पर यह जो है, यह प्रवेश है, ये एंट्री और एग्जिट गेट है जो मैंने कहा गली में है। अब कोई आदमी यहां घुसेगा और ये कुआं वाला हिस्सा है, यहां यह कुएं से पानी लेके फिर बाहर आ जाएगा, लेकिन यहां यह आंगन वाला हिस्सा है और इसके सामने यह आड़ है, इधर यह आड़ है, तो वह यहां से आ सकता है और आकर यह कुएं से पानी लेकर वह बाहर जा सकता है, लेकिन यह घर के अंदर क्या हो रहा है वह नहीं देख सकता। तो एक तरफ एकांतता भी है और दूसरी तरफ समाज की उस तरह की बेसिक जरूरत, उसका ख्याल है इस सभ्यता में शहरी नियोजन करने वालों को। दोनों का एक समन्वय हमें दिखाई पड़ता है। अब आते हैं कि ये जो घर है, हमने कहा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट तो आ ही गए। इसी के साथ साथ ये जो घर होता है, यह घर मोटे तौर पर हड़प्पा सभ्यता में वह उसके केंद्र में आंगन होता है। आज भी आप भारत के गांवों में 30 साल पहले तक बनने वाले, और आज भी लोगों की इच्छा होती है, देखेंगे तो वह एक आंगन बनवाना चाहते हैं और फिर इस आंगन के इर्द गिर्द ही वह कमरे बनवाना चाहते हैं। इस आंगन के इर्द गिर्द यह हमारी बेसिक परंपरा है, यह आज भी हमारे जहन में है कि यहां भी
एक आंगन हुआ करता है और उसके इर्द गिर्द वह कमरों का निर्माण करते हैं, उसके इर्द गिर्द कमरों का निर्माण करते हैं और 1 से 2, 2 से 3 मंजिली इमारतों का वो लोग निर्माण करते थे। तो इस शहर ने जल निकासी की प्रणाली, जल आपूर्ति की प्रणाली, अब इसी के साथ साथ हम यह देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत बाद के चरण में आकर हमें हड़प्पा, हमने कहा कि सुरक्षा एक मानक हो सकता है, तो हम क्या देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के आगे के चरण में आकर हमें मोटे तौर पर हड़प्पा सभ्यता में हिंसा वगैरह के अवशेष हमें कम मिलते हैं। आगे के चरण में जहां से हड़प्पा सभ्यता के पतन की बात होती है वहां हमें थोड़े बहुत कुछ मुठभेड़ के साक्ष्य मिलते हैं। अदरवाइज इसका अर्थ है कि इन्होंने जो भी इनके प्रशासन की तकनीक थी, जो भी प्रशासनिक प्रणाली थी, इस पर हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे, वह इतना रोबस्ट था, इतना पूर्ण था कि मोटे तौर पर अपराध आदि वह नहीं होते थे, इसलिए शहरों में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते होंगे। एक अब इसी के साथ साथ हम लोगों ने यह बात की भी, ये शहर, इसके ये घर, इस घर में आंगन और वो तमाम तरह की चीजें, लेकिन इसी के साथ साथ एक मोटी सी बात होती है कि शहर की आवश्यकता में हम लोग क्या और चीजें देख सकते हैं, जिन चीजों को हम सीख सकते हैं। हम सीख तो ये सकते हैं और साथ ही साथ जो तारतम्यता है यहां देखेंगे कि ये जो जल निकासी की प्रणाली है, तो जल निकासी की प्रणाली कैसे होती है, वो नालियां हैं, और ये नालियां कैसी हैं, इन नालियों पर मोटे मोटे तौर पर ईंटों से उसे ढका गया है, कहीं कहीं पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है, और उन नालियों में जगह जगह साफ सफाई करने के लिए मेन होल बने हुए हैं, नरमोखे, जो आज की तारीख में आप देखते हैं वो बने होते हैं, उसे निकालकर उससे नालियां साफ की जाती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग हमारे ही लोग हैं। तो आज भी आप देखेंगे बहुत सारे शहरों गांवों में जब नालियां साफ होती हैं तो उसकी गाद वगैरह निकालते हैं और बगल में ही जमा कर देते हैं, फिर धीरे धीरे वह सूखता है और सूखने के बाद धूल बनकर वो फिर से हमारे वातावरण में वो आ जाता है। तो हमने यह भी वहां से सीखा है कि हड़प्पा सभ्यता में ये नालियों की बीच बीच में सफाई होती थी, लेकिन इन नरमोखों के बगल में ही वह गाद जमा कर दिया जाता था, हर बार वो उसके बगल में गाद जमा कर दिया जाता था, क्योंकि आज भी इतने दिनों के बाद जब वहां के साक्ष्य मिले तो नरमोखों के बगल में वह जमा किए गए गाद के अवशेष हैं। इसका अर्थ है हर महीने 2 महीने में जो साफ किया जाता होगा वो वैसे ही वहां उसी के आसपास रख दिया जाता होगा। और ऐसी सफाई की और तमाम तरह के जो प्रबंध हैं जल निकासी की, स्वच्छता की, यह बिना किसी एक शानदार नगर परिषद के शासन के बिना मुमकिन नहीं था। यहां साथ साथ यह देखेंगे कि सभ्यता में, शहरों में स्वच्छता पर जोर दिखाई पड़ता है, सफाई पर जोर दिखाई पड़ता है, सैनिटेशन आदि जिसको आज हम बढ़ावा देते हैं वह हड़प्पा सभ्यता के शहर हमें देते हैं प्रेरणा के तौर पर कि वह चीजें वहां हैं। इवन आप एक बृहत स्नानागार के विषय में जानते हैं, उसके पानी को भी साफ और स्वच्छ रखने के तमाम प्रबंध किए गए थे। एक पतला सा नाला जिससे पानी की निकासी होती रहे, वो पानी जमे नहीं, वो ज्यादा गंदा ना हो। कुछ यूरोपीय या विदेशी इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि भारत की वो परंपरा है जिसमें पानी की पवित्रता की रक्षा की जाती थी, स्वच्छता से इनका संबंध नहीं है। लेकिन यह सच्चाई है कि वह पानी की पवित्रता, और पानी की पवित्रता हमारे यहां स्वच्छता से ही जुड़ी हुई है, तो वह स्वच्छता और पवित्रता दोनों की रक्षा कर रहे थे। तो वह स्वच्छता और सफाई, उसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता से सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो आज भी कैरी हैं, जो हमने ग्रहण किया है, और बहुत सारी चीजें निर्माण और नियोजन को लेकर हमारे बीच जो एक द्वंद्व है, हम अनियोजित निर्माण कर देते हैं,
और बाद में फिर उसमें नए तरह की फैसिलिटी के लिए जो करते हैं उससे पूरा शहर और पूरी प्रणाली डिस्टर्ब होती है। यह सबसे बड़े सीखने की जरूरत है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नियोजित शहरी तकनीक के साथ हम आज भी कैसे जुड़े हुए हैं और कैसी बहुत सारी चीजें जो हम जानते तो हैं, समझते तो हैं, ग्रहण नहीं कर सकते, उसे हम सीख कर एक बेहतर शहरी वातावरण बना सकते हैं। एक नियोजित शहर का बेहतर तरीके से श्री गणेश कर एक बेहतर नागरिक जीवन जी सकते हैं। इसमें बस इतनी ही बातें, यह समझ के लिए वीडियो था, लिखने के लिए खास करके मुख्य परीक्षा में। थैंक यू, आगे मिलते हैं।